लास्ट लेक्चर पर हम लोग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और क्लीवेज पढ़ लिया था। क्लीवेज में 2 पॉइंट रह गए थे, तो ज़रा हेडिंग डालिए टाइप ऑफ क्लीवेज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टाइप ऑफ क्लीवेज। दो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जाइगोट का जो क्लीवेज है उसका कौन सा पैटर्न होगा और उसकी क्या स्पीड होगी। ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर देंगे अमाउंट ऑफ यॉक पर, कितना यॉक है। अगर किसी जाइगोट जो जो एग होगा वही तो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, तो जब एग जाइगोट में कन्वर्ट हुआ है तो उसमें यॉक कितना है। अगर यॉक की अमाउंट कम है तो क्लीवेज की स्पीड फास्ट होगी, और फास्ट भी होगा और कंप्लीट डिवीजन होगा। लेकिन यदि एक यॉक का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर क्लीवेज की स्पीड स्लो होगी और कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट डिवीजन होगा। तो 3 बातें हैं। पैटर्न एंड स्पीड ऑफ क्लीवेज किस पर डिपेंड करेगा? तो आंसर देंगे अमाउंट ऑफ यॉक पर डिपेंड करेगा। यॉक अगर कम है, लिटिल अमाउंट में है, तो स्पीड फास्ट होगी और कंप्लीट क्लीवेज होगा, और अगर यॉक ज़्यादा है तो स्पीड स्लो होगी और इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा। तो लिख लीजिए पैटर्न एंड स्पीड ऑफ क्लीवेज डिपेंड ऑन, लिखते चले, अमाउंट ऑफ यॉक। कैसे? तो पहला है कि इफ लिटिल यॉक, अगर यॉक कम है तो कहोगे फास्ट क्लीवेज एंड कंप्लीट क्लीवेज। और कंप्लीट क्लीवेज को कहते हैं होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लेते ये एक सेल है जाइगोट में, ये पूरी तरीके से 2 सेल में बट जाएगी, इसी को कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज। दूसरा देखो, इफ मोर यॉक, अगर यॉक ज्यादा है तो स्लो क्लीवेज होगा। एंड इनकम्प्लीट क्लीवेज, और इसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। देखो कैसे मीरोब्लास्टिक होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है जाइगोट की, और डिवीजन कुछ ऐसा होता है कि 2 सेल बन तो गई हैं लेकिन अच्छे से अलग नहीं हुई हैं। ये कौन सा है? तो इसी को कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक अब स्पेशल याद रखेंगे। ह्यूमन और फ्रॉग दोनों में पाया जाता है होलोब्लास्टिक कंप्लीट एंड इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। इक्वल का मतलब यहां ये है कि अगर 2 सेल बनी है तो दोनों सेल बराबर की बनी है, इसको क्या कहेंगे? इक्वल। जबकि रेप्टाइल और बर्ड में मीरोब्लास्टिक होता है। एंड
अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब ये होता है कि एक सेल छोटी बन जाएगी और एक सेल बड़ी बन जाएगी। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगा, और क्लीवेज जब होगा तो पहले 2 सेल बनेंगी, दोनों को ब्लास्टोमेर कहेंगे। फिर एक और क्लीवेज होगा तो 4 सेल बनेंगी, फिर एक और क्लीवेज होगा तो 8 सेल बनेंगी, फिर एक और होगा तो 16 सेल बनेंगी, 32, 64 ऐसे मल्टीप्लाई करती चली जाएंगी। जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ ब्लास्टोमर बढ़ता जाएगा। ब्लास्टोमर की नंबर की वो स्टेज जिसमें कम से कम 8 से 16 सेल, 8 से 16 ब्लास्टोमर तो उस स्टेज का नाम मारुला होता है। मारुला 32 सेल का भी होगा, मारुला 132 सेल का भी होगा। मारुला कहने की मिनिमम शर्त है कि 8 से 16 होना चाहिए, दूसरी शर्त है ये सॉलिड होना चाहिए। तो ऐसी कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसमें सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाए, कौन सी? ब्लास्टोमर, जिनकी संख्या मिनिमम 8 से 16 हो, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसी नाते एक बार क्वेश्चन आया था कि 32 सेल स्टेज को क्या कहोगे, तो 32 को भी मारुला कहेंगे, 64 को भी मारुला कहेंगे। बस शर्त यह है कि वो सॉलिड हो। जब तक सॉलिड रहेगा तब तक इसका नाम क्या होगा? मारुला होगा। समय बीतता जाएगा, क्लीवेज कंटिन्यू रहेगा, तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमर बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ये मारुला स्टेज फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ भी तो बढ़ रही होगी। तो जैसे ये यूट्रस पहुंचती है वैसे ही 2 चेंज आते हैं। एक चीज ये हो जाती है कि जो ब्लास्टोमर्स हैं वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। एक लेयर बाहर बाहर हो जाती है जिसका नाम ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है, और कुछ अंदर रह जाती हैं उनका नाम एम्ब्रायोब्लास्ट हो जाता है। एम्ब्रायोब्लास्ट को ही इनर सेल मास कहते हैं, और इनर सेल मास की जितनी भी सेल हैं उन सब को स्टेम सेल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनर सेल मास में जितनी भी सेल हैं यही डेवलप करके आगे प्रॉपर एम्ब्रायो बनाएंगे। एम्ब्रायो के सारे आर्गन इन्हीं इनर सेल मास से बनेंगे। तो 2 स्थिति हो गई, ब्लास्टोमर में एक इनर ग्रुप ऑफ सेल हो गया जिसका नाम इनर सेल मास हो गया, और ब्लास्टोमर का बाहर बाहर एक लेयर बन गई। जो बाहर बाहर लेयर बन गए उसका नाम ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म है, और दोनों के अपने अपने काम हैं। ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म अभी आगे पढ़ेंगे कि ये यूट्रस से अटैच हो जाएगा, कहने का मतलब फिर इम्प्लांटेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी आगे ये प्लेसेंटा बनाने में भी इन्वॉल्व होगा। इसका नाम ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिशन होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने में इसका बड़ा रोल है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रोफोब्लास्ट पड़ गया। तो ट्रोफोब्लास्ट अभी यूट्रस टिश्यू से अटैच हो जाएगा, इम्प्लांटेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी आगे हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, एमनियन और कोरियन, उसको बनाने में भी यही ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसके कई काम हैं। अंदर का जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम लोग इनर सेल मास कहते हैं, या इसको हम एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं। एम्ब्रायोब्लास्ट की जितनी सेल हैं यही डेवलपिंग एम्ब्रायो का या प्रॉपर एम्ब्रायो या उसके सारे आर्गन यही बनाएगा। समय बदलता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब यूट्रस पर पहुंचेंगे तो कुछ यूट्राइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही यूट्राइन फ्लूइड एब्जॉर्ब होगा इनर सेल मास एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उसके एक तरफ शिफ्ट होने के नाते यहाँ एक कैविटी बन जाएगी, और कैविटी का नाम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या इसी को ब्लास्टोसील कहते हैं। इसी नाते इसी स्टेज का नाम क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, या इसी का दूसरा नाम ब्लास्टुला भी है।
तो ब्लास्टुला कहो चाहे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहो, और इसके अंदर कैविटी कौन सी है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये जो कि यूट्रस पर है, तो होता क्या है, यूट्रस पर जैसे ही पहुंचेगा क्या होगा, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यूट्रस की सरफेस से या यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होने लगेगा। तो एक तो अटैचमेंट हो जाएगा, दूसरा जैसे ही अटैच होगा यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है या उसकी जो सेल हैं वो तेजी से डिवाइड करेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घेर लेंगे। रिजल्ट ये होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धंस जाएगी किसमें, यूट्रस में, और इसी घटना का नाम क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हो जाने का मतलब है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, इसी दिन से प्रेगनेंसी स्टार्ट काउंट की जाती है। इम्प्लांटेशन कब होता है, तो कहोगे फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 दिन बाद होता है। इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है, तो कहोगे ट्रोफोब्लास्ट अटैच विद यूट्रस टिश्यू, एक घटना हुई। ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द यूट्राइन टिश्यू, दूसरी घटना हुई। और तीसरी घटना हुई है कि एंडोमेट्रियम ने इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। तो एंडोमेट्रियम की लेयर जो चारों तरफ से इसको घेर लेती है उसका नाम क्या होता है, डेसिडुआ होता है। इतने क्वेश्चन है, हम एक एक करके लिखेंगे, आप एक एक करके लिख लेंगे। एज zygote forms, it divide by rapid माइटोटिक डिवीजन, और इसी का नाम क्या है, क्लीवेज। एज जाइगोट पास थ्रो इस्थमस, भाई एम्पुला पर बनेगा और जब ये इस्थमस से गुजर रहा होगा तभी ये डिवाइड होने लगेगा। डाटर सेल ऑफ जाइगोट कॉल्ड एज, क्या कहोगे, ब्लास्टोमर। नंबर ऑफ ब्लास्टोमर, क्या होगा, इंक्रीज एज। कैसे, पहले 2 होंगी, फिर 4 होंगी, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। एम्ब्रायोनिक स्टेज विद 8 to 16 ब्लास्टोमर कॉल्ड एज मारुला, और ये सॉलिड है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल। एज मारुला रीचेज टू, कहाँ, यूट्रस, कामा मारुला ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट विद कैविटी। क्या नाम है उसका, तो कैविटी का नाम ब्लास्टोसील, या इसी को ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, या इसी का एक और नाम है सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं।
इन ब्लास्टोसिस्ट, क्या जो ब्लास्टोमर हैं, अरेंज इनटू टू लेयर, दो बन जाएंगी। क्या आउटर लेयर बन जाएगी जिसका नाम ट्रोफोब्लास्ट होगा, और इनर ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा जिसका नाम इनर सेल मास होगा। सबके अलग अलग पर्पज हैं। ट्रोफोब्लास्ट के 3 पर्पज हैं। ये यूट्राइन टिश्यू से अटैच होगा, ये इम्प्लांटेशन में रोल अदा करेगा, ये प्लेसेंटा बनवाने में रोल अदा करेगा, और एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन एमनियन और कोरियन भी कौन बनवाएगा? यही ट्रोफोब्लास्ट बनवाएगा। ट्रोफोब्लास्ट फार, तो पहली बात तो ये अटैच हो जाएगा यूट्राइन टिश्यू से, दूसरा इन्वॉल्व हो जाएगा इन इम्प्लांटेशन, इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा, फॉर्मेशन, इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। स्पेशली पूछेगा कौन सी मेम्ब्रेन, तो 2 मेम्ब्रेन के नाम बताएंगे। एक है एमनियन, और एक है कोरियन। क्या होती भी आगे बताएंगे। और जो इनर सेल मास है, इसमें जितनी भी सेल हैं सबको स्टेम सेल कहा जाता है, क्योंकि सबके पास पोटेंसी है कि वो कोई भी आर्गन बना सकती है एक। और इनर सेल मास की जो सेल्स हैं, इन्हीं के डेवलपमेंट से प्रॉपर एम्ब्रायो बनेगा। हैज स्टेम सेल मतलब पोटेंसी टू फॉर्म ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी, और ये क्या बनाएगा? फॉर्म्स प्रॉपर एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो बनेगा इनर सेल मास या एम्ब्रायो ब्लास्ट से, जबकि एम्ब्रायो के अगल बगल सराउंडिंग में जो एसेसरी स्ट्रक्चर हैं, जैसे प्लेसेंटा बनवाना है, अम्बिलिकल कार्ड बनवाना है, फीटल मेम्ब्रेन बनवाना है, वो सब बनवाने में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट, या इम्प्लांटेशन करवाना है। इम्प्लांटेशन,
तीन चार घटनाएं होंगी। पहला तो ये होगा, ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू यूट्रस। दूसरी घटना होगी, यूट्राइन या यूट्राइन सेल proliferate and surrounds blastocyst। तीसरी घटना होगी, blastocyst embedded in यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, इसी पूरी घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। टेक्स प्लेस अबाउट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये इंडिकेट करता है स्टेबिलाइजेशन एंड स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। जब तक अटैचमेंट नहीं होगा प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं मानी जाएगी। हेडिंग डालेंगे गैस्ट्रुलेशन। एनसीईआरटी में गैस्ट्रुलेशन हेडिंग नहीं पड़ी है, लेकिन कहानी लिखी है। 3 क्वेश्चन है। इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो इनर सेल मास है वो डिवाइड करेगा और डिफरेंशिएट करेगा और बनाएगा 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। क्या क्या? बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और फिर थोड़ी देर बाद बीच में मीजोडर्म। जैसे ही एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन जाएंगे, हम कहेंगे एम्ब्रायो में एक स्टेज बन गई है, उसका नाम गैस्ट्रुला है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज बनेगी? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस का नाम गैस्ट्रुलेशन होता है। और गैस्ट्रुलेशन में हुआ क्या है? तो जो इनर सेल मास है वो डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर बनाते हैं। कौन सी? बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मेजोडर्म। ठीक है, अगर क्रम आपसे पूछा जाए कि किस क्रम में बनती है, तो सबसे पहले एंडोडर्म बनता है, फिर एक्टोडर्म बनता है और सबसे लास्ट में मेजोडर्म। हम लोगों के शरीर में जितने आर्गन हैं आज, वो सब इन्हीं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म से, कुछ एक्टोडर्म से बने, कुछ मेजोडर्म से बने और कुछ एंडोडर्म से बने। लिखो, ये क्या है? तो प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? तो कहोगे इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? इनर सेल मास डिफरेंशिएट, डिवाइड करेंगी और डिफरेंशिएट करेंगे और क्या बना लेंगे? तो कहोगे 3
एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर कौन सी, तो यहां लिखेंगे आउटर, मिडिल और इनर। बाहर की तरफ क्या बनेगी, एक्टोडर्म। बीच में क्या बनेगी, मीजोडर्म। और अंदर क्या बनेगी, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, अगर ये 3 लेयर आ गई हैं, इन्हीं को कहते हैं एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। अगर सही क्रम आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन का, तो सबसे पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म। फॉर्मेशन सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ये जो एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर हैं, यही बनाएंगे क्या, ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी। एम्ब्रायो विद 3 जर्म लेयर को ही क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। एम्ब्रायो विद 3 जर्म लेयर को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। जैसे ये 3 जर्म लेयर मैंने बना दी है। बाहर की तरफ ये क्या है, एक्टोडर्म। ये क्या है, मीजोडर्म। ये क्या है, इंडोडर्म। इसके अंदर कैविटी भी होती है। कैविटी का नाम आर्केंट्रान होता है। और इसकी ओपनिंग जो ये है, इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, ब्लास्टोपोर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूट्रोस्टोमेट एनिमल। ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा कि ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा। माउथ बनाएगा तो प्रोटोस्टोमेट, और एनस बनाएगा तो ड्यूट्रोस्टोमेट। ये जो आर्केंट्रान है, यही हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन है। भविष्य में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कैविटी दिखाई पड़ रही है, वो इसी आर्केंट्रान से बनेगी। और ये टोटल स्ट्रक्चर कौन सा है, गैस्ट्रुला है। तो पढ़ा ये है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, वैसे ही इनर सेल मास की सेल डिवाइड करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी और बना लेंगी आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म। एक्टो, मीजो, एंडोडर्म यदि किसी में है तो उसी का नाम गैस्ट्रुला होगा, बनने का नाम गैस्ट्रुलेशन होगा। ठीक है। और ये जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनी है, इन्हीं का भविष्य है कि यही सारे आर्गन बनाएंगे। इन्हीं से एक्टोडर्म, इन्हीं से इन्हीं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से सारे आर्गन, लिवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, जो भी आपके बॉडी में है, वो सब इन्हीं से बनेगा। साइड हेडिंग डालिए, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब आर्गन बनना। तो अभी पीछे पढ़े हैं
कि जो एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म हैं, उन्हीं से सारे आर्गन बनेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन फ्रॉम इम्ब्रा, लिखते चलो, एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। अब एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर से कौन से आर्गन बनेंगे तो देख लीजिए। हमारे पास तीन ही लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। याद रखना बड़ा आसान है। एक्टोडर्म से दो आर्गन याद रखिएगा, न्यूरल सिस्टम और स्किन की एपिडर्मिस। न्यूरल सिस्टम और स्किन की एपिडर्मिस। और एंडोडर्म से दो ही आर्गन याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस उसके बाद जितने बचे वो सब मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म याद ही नहीं रखना है, एक्टोडर्म याद रखो, एंडोडर्म याद रखो। जो याद ना है वो मीजोडर्म। जैसे स्किटरी सिस्टम मीजोडर्मल, सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्मल, हार्ट मीजोडर्मल, ब्लड मीजोडर्मल, किडनी मीजोडर्मल, टेस्टिस मीजोडर्मल, ओरी मीजोडर्मल। कुछ भी पूछे, बोन मीजोडर्मल, मसल मीजोडर्मल, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल। जो याद ना आए वो मीजोडर्मल, जो याद आ जाए तो कन्फर्म है। क्या? नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस एक्टोडर्मल, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्मल, और जो याद ना आए वो मेजोडर्मल। लिखो, इक्टोडर्मल, आर्गन दो लिख लेंगे, न्यूरल सिस्टम एंड स्किन या एपिडर्मिस ऑफ स्किन। दूसरा है इंडोडर्मल, तो दो नाम लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद जितने बचे वो मेजोडर्मल। जैसे बताओ, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसमें बोन आ जाएंगे, कार्टिलेज आ जाएंगे। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ज्यादातर यही सेट है। कुछ स्पेशल केस हैं जो एक्टोमीजोडर्मल होते हैं, मतलब एक आर्गन में दो होते हैं। जैसे आई में रेटिना क्या है? एक्टोडर्मल, जबकि स्क्लेरा कोराइड क्या है? मीजोडर्मल। तो इस तरीके से कुछ विशेष केस हैं कि जो इसमें एक्टोमीजोडर्मल है या एक्टोएंडोडर्मल है, वरना ज्यादातर में आपके क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। कि जो याद आए वो तो कंफर्म है, जो याद ना आए वो सब मीजोडर्म है। लिवर की ओरिजिन, अरे भैया लिवर डाइजेस्टिव में आएगा, तो क्या इसमें सेट कर दें? स्प्लीन की ओरिजिन
है स्प्लीन। अरे स्प्लीन सर्कुलेटरी में आएगा, ब्लड वाला मसला है, तो किस में जाएगा? थाइमस, थाइमस ब्लड में आएगा, वो भी किस में जाएगा? मेजोडर्मल में जाएगा। ज्यादातर जो याद ना आए वो किसमें बताओगे? कन्फर्म याद रखो किसका? डाइजेस्टिव और न्यूरल, सॉरी डाइजेस्टिव न्यूरल स्किन। डर्मिस मीजोडर्मल। भैया एपिडर्मिस लिखा, क्या कर रहे हो आखिर? एपिडर्मिस है, बाकी जो याद ना है वो सब मेजोडर्मल। तो न्यूरोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस और टेराटोजेनेसिस 3 शब्द हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, पहला सवाल है कि ये है क्या? तो कहोगे ये एम्ब्रायो के बाहर, प्रॉपर एम्ब्रायो ये है, प्रॉपर एम्ब्रायो के बाहर पाई जाने वाली एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म है, जो कि प्रॉपर एम्ब्रायो के बाहर हैं, इसी नाते इनका नाम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रायो के अंदर भी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होंगी जिनसे सारे आर्गन बनेंगे, लेकिन ये एम्ब्रायो के बाहर बाहर है, तो नाम क्या पड़ गया? एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। पहला सवाल, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाया किसने है? तो आंसर दीजिएगा ट्रोफोब्लास्ट, स्पेशली 2 एमनियन और कोरियन। ठीक, दूसरा। तीसरा, किन किन एनिमल में एम्ब्रायो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और किस में नहीं पाई जाती हैं? तो फिश और एम्फीबिया में नहीं पाई जाती हैं, इसी नाते फिश और एम्फीबिया को आयन एमनियोट कहते हैं, एनिमल किंगडम में लिखा देंगे। और रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में पाई जाती हैं, इसी नाते उनको एमनियोट कहते हैं। एक बात, ह्यूमन एम्ब्रायो के चारों तरफ कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है? तो कहोगे 4 मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी? तो एमनियन, कोरियन, एलेंटोइन और यॉर्क सैक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनी कैसी, वो इधर देखो। तो वास्तव में बाहर बाहर जो ये लेयर है ये एक्टोडर्म है, ये लेयर क्या है? मीजोडर्म। ये भी क्या है? मीजोडर्म। लेकिन ये वाली लेयर एंडोडर्म है। तो किसको बनाने में कौन सी लेयर लगी है? तो अगर आपसे पूछा जाए एमनियन बनाने में कौन सी लगी है, तो कहोगे एक्टोडर्म लगी और मीजोडर्म। तो इसमें क्या है? इसमें है इक्टोडर्म प्लस क्या? मीजोडर्म। अच्छा, कोरियन बनाने में, तो कोरियन में भी देखो क्या है? एक्टोडर्म और क्या लगी? मीजोडर्म। एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। अच्छा, एलांटोइन बनाने में, तो एलांटोइन में तो ये लेयर लगी है ना, ये, और ये क्या है? एंडोडर्म। तो इसमें लगी है एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म। और यॉर्क सैक बनाने में, इसमें भी वही क्या? एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म। कौन सा सवाल आया था? एमनियन का। तो एमनियन का ही चुका है, कोरियन का आएगा इस बार, कुछ भी पूछ सकता है। तो चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन क्यों पाई जाती है? तो कहोगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के कई काम हैं। ये एम्ब्रायो का प्रोटेक्शन करते हैं, उसके न्यूट्रिशन में मदद करते हैं, उसके रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, उसके एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। करते कैसे वो देखो। तो एमनियन ने क्या किया है? एम्ब्रायो को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ बन गई कैविटी, नाम है एमनियोटिक कैविटी, और भरा क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की जिम्मेदारी है एम्ब्रायो को सूखने से बचाना। तो डेसिकेशन से कौन बचाएगा? आंसर देंगे एमनियोटिक फ्लूइड। फिर आता है कोरियन। कोरियन की जिम्मेदारी है प्लेसेंटा बनाएगा, अभी आगे प्लेसेंटा पढ़ेंगे, इसी कोरियन से बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा प्लेसेंटा कौन बनाता है? तो कहेंगे कोरियन बनाता है। अगर कोरियन ना मिले तो आंसर देंगे एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म से बनता है। और ये एक्टोडर्म वास्तव में ट्रोफोडर्म है, तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वही लेयर है। फिर तीसरा आता है एलेंटोइन। अभी आगे पढ़ेंगे अम्बिलाइकल कार्ड, जो प्लेसेंटा को एम्ब्रायो से जोड़ती है, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है।
रोप लाइक स्ट्रक्चर अम्बिलाइकल कार्ड को कौन बनाएगा? एलेंटोइन। फिर आएगा यॉर्क सैक। यॉर्क सैक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन में इसमें यॉर्क नहीं होता है, ह्यूमन में इसमें यॉर्क नहीं होता है, लेकिन यदि ये रेप्टाइल और बर्ड का होता तो इसी में भी येलो कलर का बहुत सारा क्या भरा होता? यॉर्क भरा होता। हम लोगों का एक कैसा होता है? एलेसाइथल होता है, लेकिन रेप्टाइल और बर्ड का मेगालेसाइथल होता है। तो मेगालेसाइथल एग में जो यॉर्क होता है वो कहाँ भरा होता है? तो आंसर क्या देंगे? यॉर्क सैक। यॉर्क सैक के यॉर्क की जिम्मेदारी क्या है? तो डेवलप होने वाले एम्ब्रायो को नरिशमेंट देना। इतने क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। ये बढ़ा लिए बेटा, तो लिख लीजिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन क्या है? तो कहोगे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक क्या क्या है? एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म है। पहला सवाल, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म बाई, तो आंसर दीजिएगा ट्रोफोडर्म। और ट्रोफोडर्म ने स्पेशली दो बनाई है, कौन सी? एमनियन और कोरियन बनाई, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, या किसमें? पहले एब्सेंट लिख लेते हैं। एब्सेंट किसमें है? तो एब्सेंट है फिश और एम्फीबिया में। ये एनिमल किंगडम का कैरेक्टर है, लेकिन यहां लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और इसी नाते इन लोगों को कहते हैं एन एमनियोट। और ये प्रेजेंट किसमें है? प्रेजेंट है रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल में। और इसी नाते इन लोगों को कहते हैं एमनियोट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां रिप्रोडक्शन भले ही ना मिले, लेकिन एनिमल किंगडम में जरूर मिलेगा। ह्यूमन एम्ब्रायो सराउंडेड बाई, किसके द्वारा? तो कहोगे 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। अब अगर 4 हैं तो फिर आपको नाम बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा है? एक है एमनियन, जिसकी जिम्मेदारी है ये बनाएगा मेक एमनियोटिक कैविटी विद एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड का एक ही काम है, क्या करना? बच्चे को सूखने से बचाना, प्रिवेंट डेसिकेशन, प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रायो। ये आया हुआ सवाल है, सूखने से कौन बचाता है? दूसरी मेम्ब्रेन है कोरियन। कोरियन क्या बनाएगा? ये प्लेसेंटा बनाएगा। तीसरी है एलाइंटोइस, क्या बनाएगी? मेक अम्बिलाइकल कार्ड। और चौथी है यॉर्क सैक। ह्यूमन में बहुत रिड्यूस होती है, यॉर्क नहीं पाया जाता है,
इसी नाते ए लेसाइथल होता है, लेकिन पहली आरबीसी यही बनाता है। वेरी रिड्यूस इन ह्यूमन विदाउट यॉक, और ये क्या बनाएगा? फार्म फर्स्ट आरबीसी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन में रोल है, न्यूट्रिशन में रोल है, रेस्पायरेशन में भी रोल है और एक्सक्रीशन में भी रोल है। प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये यूट्रस का टिश्यू है, और ये फंडस पार्ट है, और ये मान लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, और ब्लास्टोसिस्ट में ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है, और उसके अंदर क्या पाया जाएगा? इनर सेल मास पाया जाएगा। तो जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस की सरफेस से अटैच होता है, वैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है, तो उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट की सरफेस से फिंगर लाइक प्रोसेस निकलती है। ये है ट्रोफोब्लास्ट, उसकी ये फिंगर लाइक प्रोसेस। इन फिंगर लाइक प्रोसेस के नाम चाहे ट्रोफोब्लास्टिक विलाई कहो, चाहे कोरियानिक विलाई कहो, चाहे प्लेसेंटल विलाई कहो, और ये है यूट्रस का टिश्यू। ये ऐसे हो जाते हैं। फिर से सुनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के अटैचमेंट के बाद ट्रोफोब्लास्ट की सरफेस से निकलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या कोरियानिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई, जो इंटरडेजिटेट का मतलब जैसे उंगलियों में उंगलियां फंस जाती हैं, वैसे इंटरडेजिटेट कर जाएंगे। किससे? यूट्राइन टिश्यू से। तो जैसे इंटरडेजिटेट कर जाएंगे, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक इस्टेब्लिश कर देगा मैटरनल पार्ट और एम्ब्रायो के बीच। उसी का नाम क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। ठीक, पहला सवाल। दूसरा, ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है उसके 4 नाम हैं। इसको कोरियानिक प्लेसेंटा कहते हैं क्योंकि कोरियान ने ही बनाया है। इसको डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं क्योंकि डेसिडुआ पीछे पढ़े थे ना, जो इसके चारों तरफ पाई जाएगी। डेसिडुआ भी तो इसके चारों तरफ पाई जाएगी, डेसिडुआ भी इसमें इन्वॉल्व होती है। यहाँ डिस्क शेप बनता है, इसी नाते इसको डिस्क शेप विलाई बनती है, इसी नाते इसको डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा भी कहते हैं। क्यों? मदर के टिश्यू की कैपिलरी टूट जाती है, मदर के टिश्यू की कैपिलरी टूट जाती हैं और ये विलाई जाकर के मैटरनल टिश्यू में भीग जाती हैं। जैसे मान लेते ये, हाँ ये विलाई है, तो मैटरनल टिश्यू में सीधे पड़ी होती हैं, ब्लड में स्पेशली। इसी नाते इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा, याद कर लीजिएगा 4 नाम, कोरियानिक प्लेसेंटा, डेसिडुएट प्लेसेंटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा और हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ये 4 नाम ह्यूमन प्लेसेंटा के हैं। पहला, प्लेसेंटा को, फिर डेवलपमेंट भी होता रहेगा, प्लेसेंटा को इम्ब्रायो से जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आंसर देंगे अम्बिलाइकल कार्ड। अम्बिलाइकल कार्ड के अंदर अम्बिलाइकल वेसल पाई जाती हैं, इसके अंदर 2 पाई जाती हैं और 2 होती है अम्बिलाइकल आर्टरी और 1 होती है अम्बिलाइकल वेन। अम्बिलाइकल आर्टरी की जिम्मेदारी होती है कि
कि ब्लड को, जैसे मान लेते ये अम्बिलाइकल आर्टरी है, ये ब्लड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगी और फिर वापस लौट के आएगी। तो जो जाएगी वो कौन होगी? आर्टरी, और जो आएगी वो वेन। तो जो जाएगी उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड? तो यहाँ आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन है। अम्बिलाइकल कार्ड की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि इम्ब्रायो से चीजों को कहाँ ट्रांसपोर्ट करो? प्लेसेंटा तक, और प्लेसेंटा से चीजों को कहाँ ट्रांसपोर्ट करो? इम्ब्रायो। तो प्लेसेंटा और इम्ब्रायो के बीच जो आदान प्रदान होगा वो अम्बिलाइकल वेसल के थ्रू होगा। और अम्बिलाइकल वेसल कहाँ पाई जाएगी? तो आंसर देंगे अम्बिलाइकल कार्ड में। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अम्बिलाइकल कार्ड बनाया किसने है? तो अम्बिलाइकल कार्ड मेक बाय एलाइन टोइस। और प्लेसेंटा किसने बनाया है? तो प्लेसेंटा कोरियान बनाता है, इसी नाते उसका नाम कोरियानिक प्लेसेंटा। केवल 5 बातें बताई हैं। इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज फिंगर लाइक प्रोसेस। नाम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई, जो किसमें मर्ज कर जाएंगी या किससे सराउंड हो जाएंगी? यूट्राइन टिश्यू से। ये यूट्राइन टिश्यू से इंटरडिजिटेट कर जाएंगी और एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम प्लेसेंटा, जिसकी जिम्मेदारी है फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश कर लो इसके बीच, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। प्लेसेंटा को एम्ब्रायो से कौन जोड़ता है? तो आंसर क्या देंगे? अम्बिलाइकल कार्ड। और अम्बिलाइकल कार्ड के अंदर अम्बिलाइकल वेसल पाई जाती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं थिंग्स का, एम्ब्रायो से प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से एम्ब्रायो। इतना लिखो पहले। इमीडिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज फिंगर लाइक प्रोसेस। और फिंगर लाइक प्रोसेस का नाम कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई। दूसरा कोरियोनिक विलाई कोरियोनिक विलाई सराउंड हो जाएंगे सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू। कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट हो जाएंगे विद यूट्राइन टिश्यू। और जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? टू मेक प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है। इंटरडिजिटेट विद यूट्राइन टिश्यू टू मेक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? तो कहोगे ये स्टैब्लिश करेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक किसके बीच? बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रायो।
मैटरनल टिश्यू और एम्ब्रायो के बीच स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक कौन तय करेगा? तो प्लेसेंटा। फिर आएगा अम्बिलाइकल कार्ड, ये क्या है? तो कहोगे रोप। जितना मोटा ये मार्कर है बस लगभग लगभग इतना ही मोटा, रोप लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट प्लेसेंटा विद एम्ब्रायो। और अम्बिलाइकल कार्ड में होती क्या है? हैव अम्बिलाइकल वेसल। और अम्बिलाइकल वेसल की जिम्मेदारी क्या है? ट्रांसपोर्ट करना किसके किसके बीच? बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रायो। दैट ट्रांसपोर्ट्स मटीरियल between placenta and embryo। प्लेसेंटा एंड एम्ब्रायो का मतलब कुछ चीजें प्लेसेंटा से एम्ब्रायो की तरफ जाएंगी और कुछ चीजें एम्ब्रायो से प्लेसेंटा की तरफ। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसकी पहचान है, डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं तो कम से कम नाम याद रखेंगे। एक तो कोरियोनिक प्लेसेंटा है, इसका नाम कोरियानिक प्लेसेंटा क्यों है? तो कहोगे प्लेसेंटा मेक बाय कोरियान, और अगर कोरियान ना मिले तो क्या बताओगे? तो कहोगे ट्रोफोब्लास्ट एंड मीजोडर्म। कोरियान है क्या? ट्रोफोडर्म और मीजोडर्म ही तो है, अभी पीछे पढ़ के आए थे। कोरियान क्या है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो या तो एक्टोडर्म मीजोडर्म कहो, और वहां एक्टोडर्म है क्या? वो ट्रोफोडर्म ही है। तो कोरियानिक प्लेसेंटा का मतलब मेक बाय कोरियान, और ना मिले तो क्या कहोगे? ट्रोफोडर्म एंड मीजोडर्म। ह्यूमन प्लेसेंटा का दूसरा नाम है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसका तीसरा नाम है डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, और इसका चौथा नाम है डेसिडुएट प्लेसेंटा। चार प्लेसेंटा हैं, एक ही है मतलब नाम अलग अलग। ये चार नाम इस नाते हैं कि आधार अलग अलग हैं। बना किससे है उस नाते कोरियानिक रह दिया गया। मदर में मैटरनल ब्लड में कोरियानिक बिलाई डूबी रहती हैं, इसी नाते क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। डिटेल में पढ़ेंगे तो प्लेसेंटा में कुल 6 बैरियर होते हैं, 3 मदर की तरफ से, 3 बच्चे की तरफ से। हम लोगों में मदर की तरफ के बैरियर टूट जाते हैं, केवल 3 बैरियर बचते हैं। कुछ एनिमल में 5 होते हैं, कुछ एनिमल 4 होते हैं, कुछ में 6 होते हैं। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा और डेसिडुएट प्लेसेंटा। अब आता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या 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 काम करता है? तो कई काम करता है। जैसे बन गया बेटा, ये लिखिए। सबसे पहला काम है प्लेसेंटा का कि फैसिलिटेट करो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट निकल के किसमें चले जाएं? फीटस को मिल जाएं या एम्ब्रायो को मिल जाएं, और एम्ब्रायो के ब्लड से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट हैं वो कहाँ से आ जाएं? मदर के ब्लड में आ जाएं। कहने का मतलब बच्चे को मिल जाएं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और बच्चे से रिमूव हो जाएं क्या?
CO2 रिमूव हो जाए, वेस्ट रिमूव हो जाए या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, ये काम कौन करेगा? ये प्लेसेंटा ही करेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करता है। यहाँ देखें, ये प्लेसेंटा है। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है इस टाइप का, और ये अम्बिलाइकल कार्ड है और ये एम्ब्रायो है। देखिए होता क्या है, ये ब्लड वेसल यहाँ आई और मदर के ब्लड से होते हुए वापस आई। तो इसको यहाँ हम डबल लेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा होता क्या है, मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन होगी वो इस ब्लड में आ जाएगी, जो न्यूट्रिएंट होंगे वो इस ब्लड में आ जाएंगे, और बच्चे के ब्लड में जो CO2 होगी वो बाहर निकल जाएगी, जो वेस्ट होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो फीटस का ब्लड प्लेसेंटा तक आया और घूम के वापस चला गया, इतने हुआ है। जब यहाँ आया तो इसी ने क्या ले लिया, O2 ले लिया, न्यूट्रिएंट ले लिया, और जब जाने लगा तो CO2 और वेस्ट दे दिया। तो क्या क्या हुआ, तो कहोगे ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज कर दिया गया, किसका? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का। किसको? एम्ब्रायो को। और उससे रिमूव कर लिए गए क्या? CO2, वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक तो ये काम है। दूसरा काम ये है कि यहाँ जो भी स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा केवल एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, और ये एम्ब्लाइकल कार्ड, जैसे मान लेते ये एम्ब्लाइकल कार्ड, ये प्लेसेंटा ऐसे बना हुआ है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। मेम्ब्रेन तो नहीं कि थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा यहाँ। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कुछ ऐसी सेल पाई जाती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। तो प्लेसेंटा का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन कल को प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो प्लेसेंटा रिमूव हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, इसका मतलब ये फिर टेम्परेरी एंडोक्राइन है। तो प्लेसेंटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, और यहाँ से हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? तो 5 हार्मोन के नाम याद रखेंगे। यहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है, यहाँ से प्रोजेस्टिन निकलता है, यहाँ से HCG निकलता है, HPL निकलता है, और रिलैक्सिन भी निकलता है। ये बताओ यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो बनाता कौन है? प्लेसेंटा के हार्मोन को बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला वही ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, या ना मिले तो कोरियान बताइएगा, वो भी ना मिले तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म बताएगा। प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस बाई कौन बनाएगा? तो ट्रोफोब्लास्ट एंड मीजोडर्म कहेंगे। ठीक, यहाँ जितने हार्मोन निकल रहे हैं, मैं 5 नाम बोल रहा हूँ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL और रिलैक्सिन। इसमें से कितने हार्मोन है जो स्टेरॉयड हार्मोन है, और कितने हार्मोन है जो प्रोटीन हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉयड है, जबकि HCG, HPL और रिलैक्सिन क्या है? प्रोटीन। चलिए साइड हेडिंग लिखिए, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, पहला, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या? न्यूट्रिएंट टू क्या? एम्ब्रायो। और दूसरा, फैसिलिटेट रिमूवल किसका? CO2 एंड वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रायो। भाई जो एम्ब्रायो वेस्ट बनाए उसको रिमूव करो और एम्ब्रायो को O2 दो, न्यूट्रिएंट दो। तीसरा, प्लेसेंटा act as temporary endocrine gland।
इसका मतलब फिर क्या करेगा? तो कहोगे प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, और इन सारे हार्मोन को कहा जाएगा प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस बाय अगर आपसे पूछ ले, तो आंसर देंगे ट्रोफोब्लास्ट एंड मीजोडर्म। ठीक है, अगर ट्रोफोब्लास्ट मीजोडर्म ना मिले तो कोरियान मिल जाएगा। अब सवाल है कि कौन कौन से हार्मोन यहां से प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन के नाम याद रखेंगे। एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये दो जो हार्मोन हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन है। और ये तीन जो हार्मोन हैं प्रोटीन हार्मोन है। इसमें रिलैक्सिन अलग से याद रखना है हम लोगों को। रिलैक्सिन ओवरी के द्वारा ही भी प्रोड्यूस किया जाता है। रिलैक्सिन ओवरी के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है, भी है, ओनली नहीं है। मतलब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही होती है उस दौरान रिलैक्सिन प्लेसेंटा से तो निकलेगा ही, कहां से निकल आएगा? ओरी से भी। तो रिलैक्सिन आल्सो प्रोड्यूस बाई, इसके द्वारा ओवरी एट लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी नीचे बढ़ा दो भैया, कार्पस लूटियम। सभी हार्मोन के बारे में एक एक दो दो बातें सुननी है। पहला सवाल यह है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट वोमेन में ही रिलीज हो। तो कहोगे HCG, HPL और रिलैक्सिन। एक क्वेश्चन, HCG इतना ज्यादा अमाउंट में निकलता है अर्ली प्रेगनेंसी में कि ये यूरिन में पास होने लगता है। और जब ये यूरिन में पास होगा तो अगर यूरिन में HCG है इसका मतलब अंदर प्लेसेंटा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। इसी नाते HCG को कहा जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन कंफर्मेशन है किसका? प्रेगनेंसी का। इसी नाते HCG को प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं। कौन से हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी में भी निकलते हैं और ऐसे भी निकलते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये बताओ प्रेग्नेंट वुमेन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल होगा वो ब्लड में सामान्य दिनों से ज्यादा होगा कि कम होगा? प्रेगनेंसी नहीं है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है, तभी निकलता है। उस समय भी कुछ ना कुछ लेवल होगा। और प्रेगनेंसी है उस दौरान भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, तो उस दौरान ज्यादा निकलेगा कि कम, बस ये बताना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इनका सिक्रीशन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से हार्मोन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है? तो कहोगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा दो और हार्मोन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दो तीन हार्मोन और बढ़ जाते हैं, जैसे
थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो थायरॉक्सिन का बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन का बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन। तो कई हार्मोन है यहाँ जिनका लेवल बढ़ गया। तो 4 कंक्लूसिव क्वेश्चन है, कौन कौन से हार्मोन है जिनका लेवल प्रेग्नेंट वोमेन में कई गुना बढ़ जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन। क्यों बढ़ जाता है? पहले वाले लेवल से काम नहीं चल रहा था क्या? तो इस नाते बढ़ जाता है कि बढ़े हुए हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला तो फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा मदर में होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेज को मेंटेन करेंगे। भाई मदर में चेंजेज होंगे, भाई मदर को अब डबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, आगे एम्ब्रायो को भी देना है, तो उसको एनर्जी का लेवल मेंटेन रखना होगा। तो मदर का जो मेटाबॉलिक चेंज हुआ है 9 महीने के लिए, उस 9 महीने में जो चेंजेज होने उनको कौन मेंटेन करेगा? तो हार्मोन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में लिखा कि इन हार्मोन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि 3 बातें हैं। एक तो फीटल ग्रोथ या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मदर के मेटाबॉलिक चेंजेज को भी क्या करना है? मेंटेन करना है। लिख लीजिए। हार्मोन प्रोड्यूस ओनली इन प्रेग्नेंट वोमेन। बताओ। तो 3 हार्मोन कहोगे, HCG, HPL और रिलैक्सिन। इन प्रेग्नेंट वोमेन some hormone increase several time, कई गुना बढ़ जाते हैं। कौन से हार्मोन? तो उनके नाम लिख लेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन। ये सब हार्मोन इंक्रीज करते हैं, लेवल इनका बढ़ जाता है। क्यों? पर्पज फॉर सपोर्ट फीटल ग्रोथ, फॉर मेंटेन प्रेगनेंसी, फॉर मेंटेन मेटाबॉलिक चेंजेज। इन मदर बॉडी। मदर में होने वाले बदलावों को बनाए रखना, मेंटेन करना या रेगुलेट करना या सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं सब की है। अर्ली प्रेगनेंसी क्या है? तो कहोगे ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ HCG रिलीज। और जब इतना ज्यादा HCG रिलीज होगा, ये फिर क्या पास होगा? यूरिन में पास होने लगा। 10
HCG pass in urine of pregnant women। इसी नाते प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका? प्रेगनेंसी का। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर प्रेगनेंसी। इसी नाते HCG को कॉल्ड एज प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। अब सवाल यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ चीजें कई लेवल बढ़ गई, उनका काम समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग पहली बार निकले हैं, जैसे HCG पहली बार, HPL पहली बार और रिलैक्सिन पहली बार। तो कुछ न कुछ तो पर्पज होगा। एनसीईआरटी में इनका काम नहीं दिया है और पूछे 3 बार हैं। HCG हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, HCG हार्मोन निकल के कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है या उसको मेंटेन करता है और उससे कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन कम न पड़ने पावे, क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरॉन कम पड़ा प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। तो प्रेगनेंसी को बचाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा होना जरूरी है और उसके बढ़े होने के लिए किसको लगा दिया गया है? HCG को, कि दौड़ के जाओ और किससे कहो, किससे? कार्पस लूटियम से, कि क्या मेंटेन करे, प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे, नहीं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा सवाल, HPL निकला है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। लैक्टो का मतलब मिल्क और जेन का मतलब बनाना, प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटल। तो भाई प्लेसेंटा से निकला मेमरी ग्लैंड पे काम करेगा और क्या बनवाएगा? मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा। तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन भी तो इन्वॉल्व है, ठीक, प्रोलैक्टिन भी तो इन्वॉल्व है, कई लोग इन्वॉल्व है। फिर आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में निकलता है और इसका काम है रिलैक्स करना। क्या? तो ध्यान सुनिएगा, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। ये प्यूबिस बोन ऐसे है, 2 प्यूबिस बोन आगे मिली होती है और ये है पेल्विस, तो इसी से चाइल्ड बर्थ होना है, तो प्यूबिस को रिलैक्स करना है। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा, पेल्विस डायलेट कर जाएगी, एक बात। और चाइल्ड बर्थ की जो बर्थ कैनाल है वो भी तो रिलैक्स करना है, तभी तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम चाइल्ड बर्थ के पहले की तैयारी है। क्या? पेल्विस को डायलेट करना है, प्यूबिस को रिलैक्स करना है और चाइल्ड बर्थ की बर्थ कैनाल को भी क्या करना है? डायलेट या रिलैक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिलैक्सिन। तो ये पहले नहीं निकलेगा, ये कब निकलेगा? चाइल्ड बर्थ के थोड़ा पहले निकलेगा, जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होगी। HCG का फुल फॉर्म, H का मतलब ह्यूमन, C का मतलब कोरियोनिक और G का मतलब गोनेडोट्रोपिन। तो ये बताओ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां से निकलते हैं? वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे थे। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहां से निकल रहे थे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये कहां से निकल आया? प्लेसेंटा से। तो वो गोनेडोट्रोपिन जो प्लेसेंटा से निकले उसका नाम क्या रखोगे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। लिखो 4 लाइनें। HCG फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहाँ काम करेगा? एक्ट ऑन कार्पस लूटियम टू स्टिमुलेट क्या? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। और क्यों प्रोजेस्टेरॉन निकलवा रहा है?
प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, 3 बार पूछा जा चुका है। फिर है HPL। अच्छा ये बताओ, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाने के लिए इसको क्यों निकालना पड़ा? क्या एलएच में कोई दिक्कत थी क्या? ये काम पहले एलएच करता था। एलएच ही तो कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है। तो जब एलएच निकालवा रहा था तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कुछ तो गड़बड़ है। तो ध्यान से सुने, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। जब उसको इनहिबिट कर दोगे तो वहां से एलएच आएगा नहीं, और जब एलएच आएगा नहीं तो कार्पस लूटियम को मेंटेन कौन करेगा? तो ये रिस्क है कि कार्पस लूटियम हो सकता है टूट ही जाए। तो सबसे पहले प्लेसेंटा बना के क्या निकालो? एससीजी निकालो, और दौड़े दौड़े जाओ किसको मेंटेन करो? कार्पस लूटियम को। तभी क्या बना रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। तो प्रोजेस्टेरॉन निकलवाने के लिए एससीजी की आवश्यकता इस नाते पड़ गई क्योंकि एलएच अब काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन एलएच को काम करने नहीं देता है। अब आता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। नाम ही से पता चल रहा है क्या करवाएगा? एक्ट ऑन mammary gland to stimulate milk synthesis। हेडिंग है जेस्टेशनल डेवलपमेंट। अच्छा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो रिलैक्सिन। कहां से निकलता है? सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेसेंटा एंड ओरी। और ओरी में कहां से निकलता है? फॉलिकल से तो नहीं निकलेगा। जब फॉलिकल बना नहीं तो निकलेगा कहां से? क्या करेगा? फॉर रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिस या डायलेशन ऑफ पेल्विस डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल। और कब निकलेगा? तो लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में निकलेगा, इनिशियल फेज में नहीं निकलेगा। तो प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन में अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले कौन निकलेगा? एससीजी ही निकलेगा। सबसे पहले एससीजी निकलेगा और सबसे आखिरी में रिलैक्सिन निकलेगा, बाकी बीच के हैं। हेडिंग डालें जेस्टेशनल डेवलपमेंट। इस बार एक क्वेश्चन आया, अरे उसका इससे क्या लेना, प्रेगनेंसी नहीं। हेडिंग जेस्टेशनल डेवलपमेंट। किसी भी एनिमल में पीरियड ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशनल पीरियड, बेटा बातचीत न करो, पीरियड ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशनल टाइम कहते हैं। जैसे
सबका अलग अलग होता है। ह्यूमन का 9 मंथ होता है, कैट और डॉग का 2 मंथ होता है, और एलिफेंट का 22 मंथ होता है। अलग अलग एनिमल का अलग अलग होता है। जेस्टेशनल डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग महीने में अलग अलग आर्गन डेवलप होते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ के एंड में क्या बनेगा, सेकेंड मंथ के एंड में क्या बनेगा, थर्ड मंथ के एंड में क्या बनेगा, फोर्थ का नहीं दिया कोई बात नहीं, फिफ्थ मंथ के दौरान क्या होगा, फिर सिक्स मंथ के एंड में क्या बनेगा, फिर 7 8 नहीं दिया है और 9th का दिया है। सिर्फ एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, लिखो जेस्टेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो पीरियड ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को कहते क्या है? जेस्टेशन पीरियड। और ये होता कितना है? तो सबका अलग अलग होता है। ह्यूमन का, डॉग और कैट का, और एलिफेंट का। एनसीईआरटी में पूछा है कि क्या आप जानते हो कि डॉग और कैट और एलिफेंट का जेस्टेशनल पीरियड कितना है? यहाँ जानते हैं। तो ह्यूमन का कितना, 9 मंथ, डॉग एंड कैट का 2 मंथ, और ये 22 मंथ। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो ह्यूमन का 9 मंथ 7 डेज होता है। सामान्य बोलचाल में 9 मंथ कहते हैं। जेस्टेशनल डेवलपमेंट में कई चीजें मिलेंगी। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो कहोगे क्या बन जाएगा? हार्ट फॉर्म। और अगर हार्ट बन जाएगा तो फिर हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। और इसको सुना जा सकता है। लिसन बाय स्टेथोस्कोप। और अगर हार्ट साउंड मिल रहा है, इसका मतलब फीटस क्या है? नॉर्मल है। ठीक। दूसरी जो एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या हो जाएगा? तो एनसीईआरटी में दिया है लिम्ब्स एंड डिजिट फॉर्म्स। हाथ पैर बन जाएंगे, उंगलियां बन जाएंगे। लो बताते रहो। तीसरा एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो चाहे थर्ड मंथ कहो या इसी को ये भी तो कह सकते हो 12 हफ्ते, या इसी को ये भी कह सकते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब पहली तिमाही। भाई 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, तो क्या बन जाएगा? एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट ऑफ मेजर आर्गन। तो बच्चे में लगभग सभी आर्गन सिस्टम बन जाएंगे 3 महीने के अंत में, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्सटर्नल जेनाई टेलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड लिम्स
वेल डेवलप। तो देखिए यहाँ लिम्ब बने हैं लेकिन यहाँ क्या हो गए हैं, वेल डेवलप हो गए। इसी नाते कुछ डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा फीटस का सेक्स बता सकते हैं। परमिशन नहीं है बताने की लेकिन देख सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो गए। तो अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो गए हैं तो टेस्टिस और पेनिस डेवलप हो जाएगा या वेजाइनल ओपनिंग डेवलप होने लगेगी। तो जैसे टेस्टिस पेनिस डेवलप हुआ इसका मतलब मेल चाइल्ड है, नहीं डेवलप है तो फीमेल चाइल्ड है। ठीक है, तो परमिशन उसकी नहीं है लेकिन देख सकते हैं यहाँ से। फिर आएगा ड्यूरिंग 5th मंथ क्या होगा, फर्स्ट fetal movement and hair appear on head। सबसे पहले यही हेयर आए इसी नाते सबसे पहले यही गिर जाएंगे। सबसे पहले आएंगे तो सबसे पहले जाएंगे नहीं। एंड ऑफ 6th मंथ या 24 हफ्ते या सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा, तो पूरे शरीर में जो हम लोगों के छोटे छोटे हेयर्स हैं, फाइन हेयर जिनको रोई कहते हैं, तो बॉडी कवर बाय फाइन हेयर। शेर जैसे बाल नहीं हो जाएंगे पूरे शरीर में, है ना, या सिर जैसे बाल पूरे शरीर में नहीं हो जाएंगे, फाइन हेयर। तो जब फाइन हेयर डेवलप होंगे तो आई लैशेज डेवलप हो जाएंगे और आई लैशेज का डेवलपमेंट बड़ा माइलस्टोन है, तभी आईलिड ओपन होंगी। आंखें खुलने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही से है। अगर आई लैशेज नहीं बनती तो फिर आईलिड ओपन ना होती, तो आईलिड ओपन हो जाएंगी क्योंकि आई लैशेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बॉडी कवर बाय फाइन हेयर एंड आई लैशेज डेवलप या अपीयर कह सकते हो, एंड आई लिड ओपन। 7th और 8th का कुछ दिया नहीं तो कोई बात नहीं। एंड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ कहो चाहे 36 हफ्ते कहो चाहे 3rd ट्राइमेस्टर कहो, क्या फुल्ली डेवलप फीटस, फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा और रेडी फॉर चाइल्ड बर्थ। फीटस फुल्ली डेवलप और रेडी फॉर डिलीवरी। तो हेडिंग डालें चाइल्ड बर्थ। हेडिंग चाइल्ड बर्थ। शुरू करें।
पार्टूरिशन या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी। अभी लिखने सुनेंगे। पहला सवाल ये है कि प्रोसेस ऑफ पार्टूरिशन है क्या, तो कहोगे ये चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है जिसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है, या स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कह सकते हो, और उस स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन के पीछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। रिजल्ट एक्सपल्सन ऑफ बेबी हो जाता है। फिर से सुन लेते हैं, पार्टूरिशन क्या है, तो कहोगे प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी है। इस दौरान विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस या मायोमेट्रियम होता है। किसके चक्कर में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहां से आया? मदर की, कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक बात। दूसरा, पार्टूरिशन की पूरी प्रोसेस एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसी है? न्यूरो एंडोक्राइन। इस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में न्यूरो के नाम पर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन के नाम पर हार्मोन इन्वॉल्व है। न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में हार्मोन के नाम पर कई हार्मोन, जैसे सबसे मेन तो ऑक्सीटोसिन ही है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑक्सीटोसिन के अलावा एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्टिसोल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा प्रोस्टेग्लैंडिन भी है। कौन सा? प्रोस्टेग्लैंडिन। कहाँ लिखे हैं? तो इसी चैप्टर की समरी में नाम लिखे हैं कौन कौन से हार्मोन, मेन में नहीं लिखा हुआ है। तो समरी देखो कौन कौन से हार्मोन लिखे हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन सब हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। अभी 2 बार सवाल आया है कि जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है या उस टाइम कौन सा हार्मोन बढ़ता है और कौन घटता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन घटता है। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़े और प्रोजेस्टेरॉन घटे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का हाल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं समझ में आई। एस्ट्रोजन बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन घटा, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? 2 बार सवाल आ चुका है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, तो कहोगे बढ़ जाएगा। पहले इतना लिखो। प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है बाई विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। कौन करेगा? इन्फ्लुएंस बाई ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कहां से आया? मैटरनल पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी में एंटीरियर की पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। एक क्वेश्चन आया था, उसमें पहला लाइन लिखी थी ऑक्सीटोसिन ऑफ फीटस पिट्यूटरी। लोगों को ऑक्सीटोसिन पढ़ा, आगे पढ़ा ही नहीं। क्या फीटस की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा? नहीं। कहां से? मदर की। दूसरा, पार्टूरिशन एक
न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। न्यूरो के नाम पर क्या है? और एंडोक्राइन के नाम पर क्या है? हार्मोन। बताओ कौन कौन से दिए हैं? तो सबसे बढ़िया हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन है, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन है। तीसरा हार्मोन कार्टिसाल है। चौथा अगर पूछा जाए तो एस्ट्रोजन। और पांचवा अगर पूछा जाए तो प्रोस्टेग्लैंडिन देंगे। ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है प्रोस्टेग्लैंडिन। ये स्पेशल बात याद रखेंगे। क्या? एट पार्टूरिसन क्या होगा? तो कहोगे एस्ट्रोजन तो इंक्रीज करेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करेगा। क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम है नहीं, उसका काम प्रेगनेंसी मेंटेन करना है, अब मेंटेन थोड़े करना है। तो पार्ट्यूरिसन के टाइम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज कर जाएगा। आया हुआ सवाल है। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा और फीटस दोनों फुल्ली डेवलप हो जाते हैं तो ये अपने आप इंड्यूस कर देते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। इसको इंड्यूस कर देंगे, इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यूट्रस में जो जरा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने आप हुआ है, इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आया हुआ सवाल है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई, इसी का नाम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। और ये फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा ही सिग्नल देता है फॉर पार्टूरिशन। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। सिग्नल फॉर पार्टूरिशन कहां से आएगा? तो कहोगे फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन इंड्यूस करेगा? तो फिर कहोगे क्या? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। ऐसे ही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जरा सा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि आप ऑक्सीटोसिन निकालो। तो ये स्टिमुलेट कर देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। काहे के लिए? फॉर ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। आप सोचो कि अब ऑक्सीटोसिन निकल आया है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? अब हो जाएगा स्ट्रांग यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और बढ़ा देगा। इंक्रीज ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। तो अब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा। तो देखो पहले कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, उससे ऑक्सीटोसिन बढ़ा, और ऑक्सीटोसिन बढ़ा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फिर ऑक्सीटोसिन बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फिर ऑक्सीटोसिन बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के बीच स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, और यह इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कि एक्सपल्सन ऑफ बेबी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मोर एंड मोर स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन, और जब इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो एक्सपल्सन हो जाएगा ऑफ बेबी। मतलब क्या हो गया? चाइल्ड बर्थ। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक प्लेसेंटा डिटैच ना हो जाए। ये अम्बिलाइकल कार्ड है, ये प्लेसेंटा है। तो पहले तो फीटस एक्सपेल हुआ है, अभी अम्बिलाइकल कार्ड से जुड़े रहेगा, फिर ये प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगा। तो प्लेसेंटा जब डिटैच होगा तो प्लेसेंटा और अम्बिलाइकल कार्ड भी एक्सपेल आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलाइकल कार्ड। ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के बीच जो यहां चल रहा है इसे कहते हैं स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। तो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स किसके बीच है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन। पहले हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हल्का सा सिक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो सिक्रीशन बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो सिक्रीशन और बढ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ा, सिक्रीशन और बढ़ा, बढ़ता ही चला जाएगा। इसको पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं, बढ़ते हुए को बढ़ाना। ठीक है, अंततः क्या हो जाएगा? एक्सपल्सन ऑफ बेबी, कहेंगे क्या? चाइल्ड बर्थ। इसके बाद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलाइकल कार्ड। इसके एक्सपल्सन को आफ्टर बर्थ कहते हैं। आफ्टर बर्थ इसका शब्द नाम है। क्वेश्चन बता दें, सिग्नल फॉर पार्टुरेशन, सिग्नल फॉर पार्टुरेशन कहोगे फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। किसने इंड्यूस किया? फिर वही फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। पार्टुरेशन किसने इंड्यूस किया? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। यही सारे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर चाइल्ड बर्थ को इंड्यूस करने के लिए क्या इंजेक्ट करते हैं? तो आंसर देंगे सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। तो बगल में कहीं लिख लीजिए। डॉक्टर इंजेक्ट synthetic oxytocin to induce child birth। लिखना है, लिख लीजिए। लैक्टेशन
किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही होती, मतलब उसी दिन नहीं उससे थोड़ा पहले, टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी मैमेरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होता है, नई एल्वियोलाई बनती हैं और शुरू कर देते हैं मिल्क का प्रोडक्शन, और शुरू कर देने को ही क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो क्या होगा, मैमेरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और इसी घटना को कहते हैं क्या, लैक्टेशन। ठीक। दूसरा सवाल है, मिल्क प्रोड्यूस इन अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर मिल्क होता है। खास बात यह है कि ये न्यूट्रिएंट रिच, स्पेशली प्रोटीन रिच होता है। और तीसरी खास बात है, एंटीबॉडी रिच होता है। और यहां कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA, पर्पज बच्चे को इम्यूनिटी देना है, कौन सी, पैसिव की एक्टिव, पैसिव इम्यूनिटी देना है और उसको अर्ली इन्फेक्शन से बचाना है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू यंग वन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्ली इन्फेक्शन। लास्ट लाइन, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, रेकमेंड क्या, ब्रेस्ट फीडिंग इन इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ये असर्शन में आया था। रीजन, कारण क्या है, कारण क्या है कि वो बच्चे को क्या देगा, इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस देगा और उसके डेवलपमेंट में मदद करेगा। बिकॉज कोलोस्ट्रम प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू न्यूबॉर्न एंड, जेड जो लिखा वही लिख देते हैं, एंड ब्रिंग हेल्दी बेबी। बस इतना ही पढ़ना।